हम आज जो है वो हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक बाजार हो गया है। हम 140 करोड़ लोग हैं, वो दुनिया हमको बाजार की तरह देखती है, क्योंकि हम मार्केट हैं। क्योंकि सबको पता है कंजम्पशन यहाँ है। हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं और बिजनेस लाचार हो रहे हैं। ये हमारा चैलेंज है। दुनिया में आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई, वो चाहे आप एशियंट इंडिया की बात करें, तब भी लोग लड़ते थे तो टेरिटरी इसलिए नहीं एक्वायर करते थे, उनको बिजनेस करना होता था, अपने अपनी रेवेन्यू, अपना साम्राज्य बढ़ाते थे। फिर लड़ाइयां हुई तो लोगों ने कहा कि हाँ, हमको अपने ट्रेड रूट्स चाहिए, बंदरगाह चाहिए, हमको उसके लिए हमने लड़ाइयां की। आज डिजिटल युग है, हमारे बिजनेस लाचार हो रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है वो स्विगी और जोमेटो की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ एक रनर बन के रह गए हैं। हम सिर्फ जॉब की तरफ दौड़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारे वो संसाधन कहां खो गए। अब मैं बताता हूं कि हमारे डीएनए में कैसे है एंटरप्रेन्योरशिप। भारत सोने की चिड़िया था जब उद्यमिता हमारे जीने का जरिया था। जीने का जरिया कैसे था? हम चार वर्ण में थे। हम ब्राह्मण थे, हम क्षत्रिय थे, हम वैश्य थे, हम शूद्र थे। हम ये कुछ नहीं थे। ये अंग्रेजों ने जातियां बना दी। ये हमारे काम थे। हम बुनकर थे, हम कारपेंटर थे, हम कुम्हार थे। हमारा बुनाई का सामान दुनिया में जाता था। हमारा जो कढ़ाई का सामान दुनिया में जाता था। हमारे आर्टिजन का सामान दुनिया में जाता था। हमारे किसानों के मसालों से दुनिया चलती थी, तभी हम सोने की चिड़िया थे। हमने कोरोना में अपने भाई को नहीं छुआ, मां को नहीं छुआ, बाप को नहीं छुआ, अपने पड़ोसी को नहीं छुआ। ऐसे कभी कामगार, कभी जो काम करता था हाथ से ना, वो कभी प्लेग आया होगा, लोगों ने उनको छूने से मना कर दिया होगा, क्योंकि वो बाहर जाके काम करते थे। हमने उसको छुआछूत से जोड़ दिया। पर हम कामगार थे। उनको कामगार कहिए, उनको शूद्र मत कहिए। वैश्य वो था जो अपने घर से निकलता था और दुनिया में घूमता था, हमारे सामान को लेके जाता था, उसको वापस आने का ठिकाना नहीं होता था, पर वो वैश्य था, व्यवसाय करता था। वही इंटरप्रेन्योरशिप थी। अगर कोई छत्री था, वो क्या करता था? वो लगान वसूलता था और उससे अस्पताल, कॉलेज, विद्यालय सब चलाता था। वो राजा था। पर वो पूरा आज की डेट में वो कोई सीईओ या कोई ये कंपनी का मालिक है जिसके पास अपने डिपार्टमेंट चलाने को है। एक ब्राह्मण था, वो क्या था? एडवाइजर था या गुरुकुल चलाता था कोई। ये इंटरप्रेन्योरशिप हमारे डीएनए में थी, जिसको लोगों ने जातियों में बांट दिया। तो आज भी हमारे डीएनए में है। यकीन मानिए, हमसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है, हमसे बढ़िया बेच नहीं सकता, बना नहीं सकता। बस डर है क्योंकि हमको जो है वो जॉब करना है। हर कोई जॉब करेगा तो फिर जॉब आएंगे कहाँ से? ये सब कुछ मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे डीएनए में है, कि हमको मानना होगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे को ये नहीं पता था कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी भी चीज होती है। पर मेरे को ये पता था अकाउंट्स का कुछ काम होता है। मैंने बीकॉम किया, मैं सीए बन गया। पर हम जब आप सोचते हैं तो अपने पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है। हमने कभी कोई इंटरप्रेन्योरशिप जैसी बात कभी की क्या बच्चे से? हमने कभी कहा कि तेरे को नर्सिंग होम खोलना है, डॉक्टर नहीं बनना है? हमने कभी बात की कि तुमको केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग करके एक पॉलीमर की यूनिट लगानी है? हमने कभी बात की कि एमबीए करके आपको जो है वो अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश करना है? हमने बच्चों को शुरुआत ही यही कराई कि बेटा कुछ नहीं कर पाओगे तो बिजनेस करा देंगे। तो इंटरप्रेन्योरशिप आएगी कहां से? तो बच्चों के माइंडसेट में हमको रोल मॉडल्स बदलने होंगे। बदल रहे हैं। हकीकत यह है कि बदल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हाँ, हमको स्टार्टअप करना है। छोटे छोटे से बच्चे भी सोचते हैं कि हमको अपना बिजनेस करना है, पर इसका कोई सिस्टम नहीं है अभी। तो हम एनसीवीटी के अवॉर्डिंग बॉडी हैं। हम कोर्सेज बना रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, कि स्कूल्स कॉलेजेस में वो प्रोजेक्ट वर्क हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप पे हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो। स्किलिंग बहुत हो गई। स्किलिंग के साथ हम उद्यमिता को भी एज ए प्रोजेक्ट जोड़ें। और जब वो एज ए प्रोजेक्ट जोड़ेगी तो बच्चे कम से कम किसी प्रोजेक्ट को करने जाएंगे। वो शायद एक उनका एक इंटर्नशिप ही क्यों ना हो, पर अगर उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और अगले जो है वो 3 सेमेस्टर तक काम किया, 4 सेमेस्टर तक काम किया, तो वो 4 या 5 या 6 जो है वो
प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ वो सीख पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हमको आगे बढ़ाना है, बच्चों को लाना है, तो कैरियर की तरह बच्चों को समझाना पड़ेगा। स्कूल्स कॉलेजेस में ये इसको हमको स्टार्ट एक उनके सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट की तरह उनको देना पड़ेगा, जिससे बच्चे, अगर हमने उनको डिसाइड ही कर लिया कि इंजीनियर बनाना है तो 8 साल तो उनके चले गए ना। अगर हमने बना ही लिया कि डॉक्टर बनाना है तो 9 साल 10 साल चले गए, उसके बाद आप कैसे बात कर सकते हो कि एंटरप्रेन्योर बनना है। उनको सोचना पड़ेगा, 6 टू 9th के बीच में सिलेक्शन करना होगा कि मेरे को अपने एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने के लिए काम करना है। अगर गार्जियन सोच लेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाएं। फिर एक एंटरप्रेन्योर क्या देता है सोसाइटी को, ये भी जानना जरूरी है। सब उसको लाला कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, पर एक बार जानिए वो क्या देता है। 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है जिसपे 18 रुपए का जीएसटी देता है, सरकार के लिए कलेक्ट करता है 18 रुपए। 120 रुपए में प्रोडक्ट बिक रहा है पर वो 18 रुपए सरकार को दे रहा है। 60 रुपए वो मटेरियल को देता है, मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो भी है वो उसके लिए 60 रुपए खर्च करता है। 20 रुपए वो सैलरी देता है, बिजली देता है, पानी का खर्चा देता है, अपने रेंट देता है। उसके बाद जो है वो 10 रुपए उसको में बैंक के ब्याज को भी देता है और डिप्रिसिएशन भी देता है। 60, 20 और 10, 80 रुपए निकल गए। इसके बाद वो 10 रुपए डिप्रिसिएशन, मतलब अपनी रिजर्व भी रखता है कि कल को उसको इस इंडस्ट्री को इसको फिर रिवाइव करना है। उसके बाद 10 रुपए बचते हैं। उस 10 रुपए में भी वो 30% टैक्स देता है। उसके पास 7 रुपए बचते हैं। उस 7 रुपए में भी जो है वो, अगर हम कैलकुलेट करें 120 रुपए को डिवाइड करें तो सिर्फ 2 दिन की कमाई वो अपने घर ले जाता है। और उसके बाद भी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है समाज को कि लाला है, बिजनेसमैन है, ये डोनेशन भी देगा। गवर्नमेंट को भी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ उसी नजर से देखती है कि हम इसको एक कमाई का जरिया है, ये हमको भी कुछ देगा। तो 2 दिन की कमाई के लिए वो 30 दिन अगर काम करता है और 2 दिन घर ले आता है, इससे ज्यादा वो सोसाइटी को और क्या दे सकता है। तो ये भी हमको जानना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योर समाज को सब कुछ देता है। मेरे लिए बिजनेस करने वालों के लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि बिजनेस से प्यार करो, जो काम करते हो उससे प्यार करो, जिसको कहते हैं लव। फिर लिव, उसको जियो। आपको आपकी जिंदगी में जैसे वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनके लिए बिजनेस एक उनकी जीवन जिसको कहते हैं ना एक जीवन का एक पद्धति बन जाती है। और लीव, लव, लिव एंड लीव। एक समय जरूर ऐसा आता है जब आपको अपने आप को डिटैच करना होता है, एग्जिस्ट करना होता है। जिंदगी भर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना बिजनेसमैन करता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेशन प्लान भी चाहिए होता है। तो मेरे लिए यही मंत्र है कि आप अपने काम से प्यार करो, उसको जियो, और एक समय पे आप उसको लीव कर दो या उससे एग्जिट हो जाओ। एक सक्सेस बिजनेसमैन वही हो सकता है जो ऑब्जर्व करता है, जो बिजनेस करते हुए भी हर तरफ ऑब्जर्व करता रहता है, क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी से बदल रही है। अगर वो ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसका बिजनेस या तो ऑब्सलीट हो जाएगा या वो खुद ऑब्सलीट हो जाएगा। दूसरा सबसे जरूरी है कि वो टाइमली डिसीजन ले। बिजनेसमैन वही सक्सेस होता है जिसने सही समय पे सही डिसीजन लिया। अगर आपने सही डिसीजन सही समय पे नहीं लिया तो आप कहीं ना कहीं जो है वो बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। डीलिंग बहुत जरूरी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ज्यादातर बिजनेस जो है वो लोगों के व्यवहार कैसा है। आप देखेंगे 2 बिजनेसमैन हैं, एक बहुत अच्छा जो है नेगोशिएशन स्किल है, डीलिंग है, वो बहुत आगे तक जाता है, और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके बहुत अच्छा बिजनेस अपनी डीलिंग की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे फेल हो जाता है। तो आपको अपनी डीलिंग, अपना बिहेवियर, अपना नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छा रखना होगा अगर आप बिजनेस करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल जो है वो आपको लिटरेसी आनी चाहिए। फाइनेंशियल जो इनलिटरेट लोग हैं या फाइनेंशियल डिसएबिलिटी जो रखते हैं, कहीं ना कहीं वो इनडिसिप्लिन की वजह से फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर बिजनेस हमने नहीं देखे जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज रखते हैं, बहुत सारा नेटवर्क रखते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर रखते हैं, बहुत सारा कस्टमर नेटवर्क रखते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में कोई ना कोई फाइनेंशियल ऐसी गलती जरूर करते हैं, ऐसा इनडिसिप्लिन जरूर मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक बार साइकिल रुक जाता है
और एक बार आपका कैश फ्लो साइकिल रुक गया तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट जो मैं कहता हूं कि बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। बिजनेस हमेशा रिस्क का बिजनेस है, उसको कहते ही है कि बिजनेस में रिस्क है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो ये जरूर होना चाहिए कि एक बैकअप प्लान आपके पास हो, वो चाहे फंड के शेप में हो, चाहे सब्स्टिट्यूट बिजनेस के शेप में हो। अगर आपको आगे सस्टेन करना है तो ना कोई एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए। ये 5 मैंने बताया आपको कि क्या बिजनेस, एक्चुअल बिजनेस के लिए क्या आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो बस यहीं तक एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने बात कर ली। लेकिन ज़रूरी है कि जो मैंने पहले बार मंत्र दिया था कि अगर करनी है भविष्य की तैयारी तो हर घर से हो एक कारोबारी, ये बहुत ज़रूरी है। हमको सोचना पड़ेगा, छोटे से ही सही, पर बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। हमको बात करनी होगी। हमको सस्टेनेबिलिटी की बहुत अच्छी बात मैं सुन रहा था, पर हमको देखना होगा कि हम किन सस्टेनेबल बिजनेस पे अपने ओरिजिनल जो हमारी स्वदेशी चीज़ें हैं, हमारे जो व्यवहार में चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास बिजनेस हैं, हम सिर्फ बातें ना करें, कुछ अमल करके भी दिखाएं। अपने जो उद्योगों को आगे बढ़ा के दिखाएं, अपने लोकल मार्केट को आगे बढ़ा के दिखाएं, अपने रोल मॉडल्स बदलें, ऐसे रोल प्रोडक्ट्स ही बदलें। हम सिर्फ ये बात ना करें कि हम बहुत अच्छी 8 लाख की घड़ी पहन के और 5 स्टार होटल में बैठ के हम बात कर रहे हैं कि हमारे उद्योग बहुत आगे बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे? हम ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जो है वो लेवल्स के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे हम कहते हैं हमारे छोटे छोटे उद्योग आगे बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे? तो हमको अपने में चेंज लाना पड़ेगा। हम सबको कारोबारी बनना पड़ेगा। हर परिवार से बिजनेस निकलेगा तो ज़रूर एक एनवायरनमेंट चेंज होगा और हम जो है वो फिर हिंदुस्तान को जो है वो जगत गुरु की तरह देख पाएंगे। थैंक यू।